हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है हम लोगों का, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी डाउट सेशन चल रहा है बिकॉज पढ़ने का पार्ट तो हम लोग बाइंड अप कर चुके हैं। तो डाउट सेशन चल रहा है हमारा, तो अभी डाउट क्लास में हम लोग चलते हैं। पिछली क्लास में ऑर्गेनिक में मेरे को व्हाट्सअप किया था एक दो बच्चों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ डाउट्स के लिए। तो मैं पहले उन बच्चों का डाउट खत्म करता हूं, फिर अपना डाउट आपको दूंगा, और उसी एंगल से बाद में हम लोग बैठे बैठे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना? तो चलो, क्वेश्चन लिख रहा हूं स्क्रीन पर, आप भी ट्राई करो। पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं, आंसर एक साथ बताऊंगा, दिमाग लगाते जाओ, ज्यादा मुश्किल नहीं है। हमने जैसे क्वेश्चंस किए हैं उसके कंपेयर में तो काफी इजी है ये क्वेश्चंस। और एसिटिक एनहाइड्राइड डाल दो तो Z बनेगा। XYZ पूछ रहा है क्वेश्चन में कि Z क्या है। ट्राई करते जाओ, एक साथ समझाता हूं। दूसरा डाउट, इनऑर्गेनिक का भी दे दिया बच्चे ने, खैर कोई बात नहीं, करा देता हूं। हार्डेस्ट कौन है? Be2C, सिलिकॉन कार्बाइड, इन चारों में से हार्डेस्ट कौन है? बोरॉन कार्बाइड और टाइटेनियम। करते जाओ आप। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ऑर्डर आपको बताना है। किस किस के लिए? एनिलीन है एक ऑप्शन में, दूसरा है आपका बेंजीन, और तीसरा है आपका नाइट्रोबेंजीन। चौथा क्वेश्चन, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है आपको। ऑप्शन है सिस 2 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन, और ट्रांस 2 ब्यूटीन। ये आपके क्वेश्चन हैं। चलो ठीक है ना? जो क्वेश्चंस थे मेरे पास आए थे वो सब हो गए हैं। एक और है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, दूसरा है आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल। जब इनमें हम क्या डालते हैं, NaHCO3 से रिएक्शन करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, गैसेज कौन कौन सी होंगी, ये आपका क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन मेरे पास है, वो भी करवा देता हूं, फिर एक साथ डिस्कस करते हैं। आप करते रहो जब तक सॉल्व। When following is obtained when 4-methyl benzene sulfonic acid is hydrolyzed। बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, ये रहा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, उसमें 4 पर मिथाइल है। इसका जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं विद एक्सेस ऑफ सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट, इसका जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं विद एक्सेस ऑफ सोडियम एसिटेट, ये एक्सेस है, तो क्या होगा? ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखते हैं एक एक करके इन सब क्वेश्चंस को। देखते हैं
इन सबको एक एक करके सबसे पहला काम है चालू करें। तब तक आप लोग बच्चों केमिस्ट्री रटना नहीं है, हैशटैग याद रखिएगा। जिनको बच्चों को नहीं पता है हमारा केमिस्ट्री का हैशटैग है केमिस्ट्री रटना नहीं है। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और लोगों को आप रिकमेंडेशन दे दो और उनसे भी बेल आइकन सब्सक्राइब करवा के बजवा लो। क्लियर? मैं इधर क्वेश्चंस चालू करता हूं। ये है आपका NaCN, तो Cl हटाओ, CN लगाओ, डायरेक्ट है। पहले में निकिल के साथ करवाएंगे तो अमाइन बनता है, तो निकिल के साथ क्या होगा, अमाइन बनेगा। और एनहाइड्राइड के साथ जब रिएक्शन होएगी तो ये जो अमाइन है यहां नीचे ले लेता हूं मैं, एसिटेट पार्ट के साथ ऐसे जुड़ जाएगा। तो नाम क्या होगा इसका बच्चों? देखो यहां से बताया एसिटो ग्रुप हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद जुड़ेगा, इसका नाम क्या होगा? तो कई बच्चे ऐसा सोचते हैं नहीं यहां अमाइड आ गया है तो मेन है अमाइड, एन पर प्रोपाइल है, नाइट्रोजन से प्रोपाइल जुड़ रहा है तो इथेन अमाइड, नाइट्रोजन से प्रोपाइल जुड़ रहा है तो क्या नाम हो जाएगा, इथेन अमाइड। लिख दिया मैंने। पहला क्वेश्चन में डाउट हो तो तुरंत बोल देना। सेकंड क्वेश्चन, हार्डेस्ट कौन है? तो कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया था, बिल्कुल सही बात है, ज्यादातर बच्चों को पता होता है डायमंड हार्डेस्ट है। डायमंड के अलावा बोरॉन के हाइड्राइड भी उसी की टक्कर के, थोड़े से कम है लेकिन बोरॉन हाइड्राइड भी काफी हार्डेस्ट है। फिर बोरॉन के नाइट्राइड भी आते हैं। तो यहां आंसर ये हो गया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर, ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं था। अगर मैं अपना रिव्यू दूं तो मैं जितना आपको पढ़ा चुका हूं उसके कंपेयर में बहुत इजी था। ये भी डायरेक्ट लर्निंग वाला था। ये क्वेश्चन तो पहले लेक्चर में ही खत्म कर दिया था हमने। मोस्ट रिएक्टिव, गाना नंबर 1 वाले ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, गाना नंबर 2 वाले कम रिएक्टिव। जब ऑर्गेनिक चालू की थी ना तब सबसे पहले यही क्वेश्चन खत्म किया था फर्स्ट लेक्चर में। तो भाई प्लीज थोड़ा कंसंट्रेट होके पढ़ो बच्चों। स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये मैं एक बार आपको समझा देता हूं, आंसर तो बता देता हूं। ये आंसर होएगा बट इसको एक कंसेप्ट अभी आज समझाऊंगा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड जब रिएक्शन में कराएंगे तो क्या होगा? तो देखो सल्फोनिक एसिड है, मैं यहां समझा दूं आपको। NaHSO3 से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? सोडियम यहां आएगा, SO3Na, साथ में क्या होगा, H2O और CO2 गैस निकलेगी। साथ में क्या होता है, H2O और CO2 गैस निकलेगी। आपने किसी ने आंसर नहीं लिखा है इसका। दूसरा है आपका फिनॉल वाला, यही कर देता हूं उसको मैं, यहां जगह है तो ये हटा रहा हूं, थोड़ा खाली हो मैदान। तो फिनॉल, तो फिनॉल में भी यहां सोडियम सॉल्ट आएगा, साथ में क्या होगा, वही हाइड्रोजन इधर जाएगा तो H2O और CO2। तो आंसर क्या हो गया, दोनों केस में CO2 गैस निकलेगी। क्वेश्चन क्यों बना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बना क्यों? अगर मैं मान लो यहां चेंज कर देता, एसिटिक एसिड की भी रिएक्शन करा दो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से, तो बताओ कौन सी गैस निकलेगी? तो बच्चों सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड में गैस जो रिलीज करने वाला पार्ट होता है वो ये होता है, ना कि इधर का कोई रोल होता है। बात एक ही है, एसिडिक ग्रुप, जो एसिडिक ग्रुप है वो इसके साथ रिएक्शन करेंगे और गैस रिलीज कर देंगे। ये बात ध्यान रखनी है। इट मींस ये सब मोह माया है, इनसे कोई मतलब नहीं है। आंसर हर केस में एक ही आएगा। बच्चा क्या जल्दीबाजी में बेवकूफी क्या करता है, SO2 गैस निकल जाएगी सल्फोनिक है तो ना। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? एक अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाता हूं, इसमें कमेंट दे दो जब तक समझ में आया कि नहीं आया।
अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाता हूं, ये रहा। अगर मैं मान लो इसकी रिएक्शन सोडियम से कराऊंगा तो क्या बनेगा, यह तो आंसर है। इस केस में बस ये ध्यान रखने की बात है बच्चों, हाइड्रोजन गैस निकलती, इस केस में निकलेगी, इस केस में नहीं निकलेगी, हाँ या ना? तो ध्यान रखना आप लोग। तो मेटल से, सब केस में मेटल से निकलती तो हाइड्रोजन निकलता है, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से निकलती है, तो क्या होएगा आपका, ये बनेगा। कोई प्रॉब्लम है तो बोल। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन था ये एक्सेस वाला, ऑप्शंस लिख देता हूं, ट्राई करो आप जब तक इस क्वेश्चन को। और किसी ने अगर डाउट भेजे और मेरे को याद नहीं हो तो प्लीज बता दो रिमाइंडर में। क्वेश्चन है सोडियम एसिटेट के साथ हाइड्रोलिसिस कराया तो क्या बनेगा, ये। तो पहले सोडियम एसिटेट आएगा, बाद में हाइड्रोलिसिस आएगा वहां, है ना? ये 1 नंबर पे है आंसर लाने में, ये 2 नंबर पे। तो सीधी सी बात है, अभी समझाया था Na, यहां आ जाएगा। क्या होगा, सोडियम सॉल्ट है तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, पहला स्टेप। अच्छा क्वेश्चन है, टफ नहीं है। और यहां पर क्या होगा, CH3COOH बनेगा। ये बाद में, ये वाला जो पार्ट है हाइड्रोलिसिस के बाद, सोडियम सॉल्ट है तो सल्फोनिक एसिड में बदल जाएगा। तो फाइनल आंसर ये और ये काउंट होंगे। आया कुछ समझ में, क्या डाउट है? ऑप्शंस में आंसर है ऐसा कुछ, तो आंसर सोडियम सॉल्ट वाला है, मतलब उन्होंने इसको एसिड में नहीं बदल रखा, तो ये आंसर हो गया, ऑप्शन वाइज आंसर ये हो गया। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग आगे की बात करते हैं। तो आगे 1-2 टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं बच्चों अपन। तो अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है, एक टॉपिक अभी आया था उसको बाइंड अप करते हैं पहले। मेरे बाल में कचरा लग रहा है कहीं पे, देख लेता हूं बच्चों, हो सकता है लग गया हो, कोई बात नहीं, पढ़ाई में ध्यान दो, कहीं उड़ के लग गया होगा, है ना? थैंक यू, कोई बात नहीं, थैंक यू बच्चे। अब देखते हैं हम लोग, तो यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स जो कंसेप्ट आया है वो हम लोग देख रहे हैं। हमारा टॉपिक क्या है बच्चों अभी का, तो आंसर है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। तो काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। एल्कीन्स की जो स्टेबिलिटी है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। एल्किन्स की स्टेबिलिटी 2 चीजों से डिपेंड होती है, अल्फा हाइड्रोजन या हाइपर कॉन्जुगेशन से। बाकी की और भी पॉइंट लगा सकते हैं, बट देखो आप एक बार, देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर, एल्किन्स का स्टार्टिंग से ले लेता हूं सब, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। देखो कैसे करेंगे इस पॉइंट को, मैंने कहा इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है,
तो देखो ये वाली ज्यादा स्टेबल है क्योंकि एल्काइल ग्रुप ज्यादा है, और अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 6 9 12, तो इसमें 12 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा है। इसमें कितने हैं? 9 अल्फा है। आया बच्चों समझ में? एक और एग्जांपल कंटिन्यूअस करता हूं। अगला अल्फा का केस ले रहा हूं मैं आपका। 6 अल्फा। हाइड्रोजन तो लगा लेना घर पे बैठ, सॉरी मैं गलत बना गया। ट्रांस स्ट्रक्चर बनानी है अपने को। ये है 6 अल्फा, ट्रांसफॉर्म है। अगर अब इसके बाद बात करूं मैं, मान लो, तो ये वाला भी इसी का एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। ये ऑर्डर कई बार आता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद अगर हम बात करें, ये हो गए हमारे पॉइंट्स। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। ठीक है, अब देखो अल्फा हाइड्रोजन गिन लो, इसमें भी 6 अल्फा है, इसमें भी 6 अल्फा है, इसमें 3 अल्फा है, और इसमें 0 अल्फा है। तो अल्फा के हिसाब से बाकी रामायण तो समझ में आ गई, ये इनका समझ में नहीं आया। तीनों में 6 6 6 है, यही तो क्वेश्चन था अभी। तीनों में 6 6 6 है, फिर भी ये ज्यादा स्टेबल है। उसका कारण है ट्रांस। ट्रांस में ग्रुप अपोजिट साइड में होते हैं, तो यहां रिपल्शन ऑफ ग्रुप्स कम होगा। ट्रांस में अपोजिट साइड होने के कारण ग्रुप्स का रिपल्शन कम होगा, है ना। जबकि ये सिस में ग्रुप पास पास हो गए, ग्रुप्स पास पास है तो रिपल्शन ज्यादा होगा। ग्रुप्स के ऊपर डिपेंड करता है कि ग्रुप पास में है या ग्रुप दूर है। चलें हम आगे। अब बात आती है कि आप कहोगे कि सर यहां तो एक ही कार्बन पे दो दो ग्रुप्स हैं, एक ही कार्बन पे दो दो ग्रुप्स है, तो क्या होगा? तो ये तो सबसे कम स्टेबल होना चाहिए था, मतलब सिस पहले और ये बाद में आना चाहिए था, लेकिन यहां का लॉजिक कुछ और है। इसकी डेल्टा एच कंबशन, इसका कंबशन का एंथैल्पी इसका ज्यादा है, और इसका डेल्टा एच कंबशन का एंथैल्पी कम है। ये लॉजिक है। पूरा लिखूं? चलो पूरा लिख देता हूं। कंबशन, खुश? आ गया समझ में कि नहीं आया? बोलो। लॉजिक क्लियर? तो एक और नया पॉइंट मिल गया, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कंबशन की एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए और हाइड्रोजनेशन की एंथैल्पी कम होनी चाहिए। तो दो नए पॉइंट और एडवांस लेवल के हिसाब से मैंने यहां ऐड कर दिए, मेंस में इतना ज्यादा नहीं आता। तो कई बार क्वेश्चंस, ये तो पहला पॉइंट है, ये समझ में आया आपको सबको? क्लियर हो गया सबको? तो अब हम आगे के पॉइंट की बात कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन को चेंज कर दिया उन्होंने, तीन चार कोई भी एग्जांपल दे दिए, बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सबसे कम कौन है, वो तो आप कर लोगे। उन्होंने कहा बताओ किसके कंबशन की एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, किसके कंबशन की एंथैल्पी सबसे कम है, तो भी हो गया क्वेश्चन। किसके हाइड्रोजनेशन की एंथैल्पी ज्यादा है, किसके हाइड्रोजनेशन की एंथैल्पी कम है, तब भी हो गया। आप तो इन तीनों में बताओ कंबशन का एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसका है, तो आंसर है इसका। सबसे कम किसका है, आंसर है इसका। इसका मतलब इसके कंबशन में सबसे ज्यादा हीट निकलेगी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो कंबशन में उतना ही मुश्किल होएगा, हीट ज्यादा निकलेगी। जबकि इसमें रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो इसका हाइड्रोजनेशन, बॉन्ड टूट के हाइड्रोजन इजीली जुड़ेगा। हाइड्रोजनेशन का मतलब है कि हाइड्रोजन का जुड़ना, तो जितना इजीली हाइड्रोजन जुड़ रहा है उतनी कम एनर्जी देगा, है ना।
तो बॉन्ड फटाफट टूट के हाइड्रोजन इजीली जुड़ेगा। ये बात क्लियर हुई? कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स का एक एग्जाम्पल आपको, और एक छोटा टॉपिक था बट इंपॉर्टेंट है तो मैंने खत्म किया, और इससे लिंक करना आपको जरूर आना चाहिए बच्चों। 4 ऑप्शंस दे देंगे, बताओ किसका हाइड्रोजनेशन का वैल्यू सबसे ज्यादा है, किसका हाइड्रोजनेशन का वैल्यू कम है, कोई भी ऑप्शंस हो। यही 4 दे दिए, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया। किसका हाइड्रोजनेशन का वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो आंसर है इसका, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। किसका कंबशन का वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो आंसर है इसका, क्योंकि ये सबसे कम रिएक्टिव है। स्टेबिलिटी है ना, तो रिएक्टिविटी कम होनी चाहिए। अब बताओ, खत्म? कंसेप्ट हो गया आपका, ये वाला पॉइंट बिल्कुल बाइंड अप कर दिया हमने। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स खत्म। चलो अब हम आज का टॉपिक ले रहे हैं, वो है रेजोनेंस। रेजोनेंस जो वर्ड है और हाइपर कॉन्जुगेशन, इन वर्ड्स को भी हम लोग देख लेते हैं, इनसे भी पीछा छुड़ा लेते हैं अपना। तो छोटे छोटे, मतलब अब ये जीओसी चल रहा है बच्चों, बताने की जरूरत नहीं है, हेडिंग डालते ही तो खत्म हो जाएगा। तो अपन हेडिंग डाले बिना टॉपिक ले रहे हैं। अब आप कह सकते हो कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है। और एक और मजे की बात, अभी एक स्पेशल शॉर्ट ट्रिक दूंगा आपको, खतरनाक एडवांस लेवल के लिए रिएजेंट की, तो वो आपको बाद में मिलेगी, ठीक है ना, अलग से। पहले हम पढ़ते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है? तो रेजोनेंस आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को रेजोनेंस कहते हैं। तो शॉर्ट में लिख देता हूं, स्टेबिलिटी के लिए होता है, एक का नाम है डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसे कहते हैं रेजोनेंस, ठीक है ना। और कब होगा? जब पाई बॉन्ड, लॉन पेयर, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एट ऑल्टरनेट पोजीशंस पर जब ये होते हैं तब होता है रेजोनेंस। 3 वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है? ये 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। अब रेजोनेंस स्टेबिलिटी के लिए होता है, पाई बॉन्ड लगातार रोटेट होता रहता है। आगे की बात, रेजोनेंस की स्ट्रक्चर्स ज्यादा स्टेबल होती है। तो एक बात ध्यान रखो, पहले बेंजीन का एक एग्जांपल समझाता हूं, बहुत बेसिक लेवल का है। बेंजीन का रेजोनेंस समझ रहे हैं हम लोग। बेंजीन में क्या होगा? पाई बॉन्ड अभी इधर है, अब रोटेट होके इधर हो गया, हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर्स बेंजीन की पॉसिबल है। हम लोग जो मेन 5 पॉपुलर स्ट्रक्चर्स हैं उनको देखते हैं। बेंजीन की टोटल 5 स्ट्रक्चर्स होती है मेनली पॉपुलर। इन 2 स्ट्रक्चर्स को दिया था काकुले ने, और इन 3 स्ट्रक्चर्स को दिया था डेवार ने, DEWAR, दीवार नहीं है, डेवार, और ये काकुले, ठीक है ना, इन्होंने दिया था। इनकी स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट 80% होती है, इन 2 का कंट्रीब्यूशन, और इन 3 का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 20% होता है रेजोनेंस में। क्लियर? टोटल आज तक बेंजीन की एक मजे की बात बताता हूं, बेंजीन की आज तक 28 स्ट्रक्चर्स बना चुके हैं। इतनी स्ट्रक्चर साइंटिस्ट पता कर चुके हैं, बट पॉपुलर ये 2 तो मेन है, ये 3 और है, बाकी की आपको पता है ना पता चल जाता है, इतना इशू नहीं है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट वर्ड का मतलब है कि बाकी तो 1% में ही है, सब की सब नहीं के बराबर, टीचर्स को भी ढंग से नहीं पता होती। क्लियर हो गया बच्चों? कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। अब हम लोग आगे की बात देखते हैं, यहां पर पॉइंट और थ्योरी को देखते हैं बच्चों। रेजोनेंस के हिसाब से रेजोनेंस स्टेबिलिटी के लिए होने वाला प्रोसेस है, जिसमें पाई बॉन्ड लगातार रोटेट होते रहते हैं। ये बॉन्ड रोटेट होके इधर आ गया तो ये आगे और ये आगे चला गया, ठीक है ना।
ऑल्टरनेट ऑर्डर है तो ये भी ऑल्टरनेट है। ये मत सोचना कि सर ये इतना गैप हो गया, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई क्या, नहीं। ये क्या है, आप 2D में देख रहे हो प्लेन में, और ये स्ट्रक्चर को ढंग से देखते हैं तो सारी लेंथ बराबर होती है, तो ये लेंथ बड़ी नहीं है, सेम है। कोई डाउट है तो बोल दो। आया कुछ समझ में कि नहीं, बोलो। अब रेजोनेंस में मॉलिक्यूल शो 2 और मोर स्ट्रक्चर्स, लैंग्वेज थोड़ी सी लिख रहा हूं, ठीक है ना, ऐसा क्यों, एंड ऑल स्ट्रक्चर्स आर continuously interchange into each other, एक दूसरे में लगातार बदलती रहती है। क्यों, स्टेबिलिटी लेनी है। देखो कॉमन सेंस की बात है, ज्यादा लैंग्वेज नहीं बढ़ाएंगे। मॉलिक्यूल जब दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर्स से रिप्रेजेंट हो सकता है तो सीधी सी बात है, एक अगर कोई एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स बना रहा है इसका मतलब वो स्ट्रक्चर कम स्टेबल है, इसलिए स्टेबिलिटी गेन कराने के लिए वो लगातार एक दूसरे में बदलती रहती है। स्टेबिलिटी गेन कराने के लिए वो लगातार एक दूसरे में बदलती रहती है। तो जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सब कम स्टेबल है, तो अपने से बदलना चाहेगी कि दूसरी स्ट्रक्चर में एक पॉसिबल हो तो बदल जाए। तो ये पॉइंट आया समझ में कि नहीं। अब बात आती है स्टेबल कम क्यों है, क्योंकि पाई बॉन्ड सबको पता है पाई बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो पाई बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव है, किसी को भी यहां पता है कि पाई है तो यहीं जाके अटैक करेगा, तो हर एक को अपना रिएक्टिविटी वाला पॉइंट छुपाना होता है, स्टेबिलिटी वाला पॉइंट लाना होता है। ये पॉइंट क्लियर। अब रेजोनेंस एक और बना देता हूं, पहले यहां पर देखो, ये है आपका पॉइंट, ये सारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को किसी एक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करने के बजाय, लाइन लिख नहीं रहा हूं, तो ये सारी की सारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है, ये एक दूसरे में बदलती रहती है। तो इन स्ट्रक्चर्स को किसी एक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करने के बजाय इन सब के सम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होती है। रेजोनेंस हाइब्रिड मतलब जो है मोस्ट स्टेबल होता है, और जो जितना स्टेबल होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी, लीस्ट एनर्जी, विद लीस्ट एनर्जी, हाँ या ना। तो रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है और एनर्जी सबसे कम। सिस्टम की एनर्जी जितनी कम होगी उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होता है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। एक और वर्ड है, ये प्रोसेस जो होता है इन सब की एनर्जी तो लगभग सेम होती है, इसकी एनर्जी कम है। मान लो इनकी राउंड ऑफ एनर्जी है 100, किसी की 99 पॉइंट समथिंग है तो किसी की 100 पॉइंट समथिंग है। ऐसा नहीं कि एक की 90 होगी, एक की 100, एक की 105, इतना अंतर नहीं, एक आध यूनिट का अंतर होएगा। तो इनकी ऑन एड एवरेज वैल्यू है 100 और इसकी वैल्यू है 75, तो 25 यूनिट का डिफरेंस हुआ 100 और 75 का, मतलब 25 यूनिट का डिफरेंस हुआ। ये 25 यूनिट गई कहां, तो ये गई आपके एनर्जी में, प्रोसेस हो रहा है उस एनर्जी में, ठीक है ना। तो ये रेजोनेंस एनर्जी कहलाती है, रेजोनेंस एनर्जी। ये क्या होती है, एनर्जी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर 100 माइनस एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। आया कि नहीं आया समझ में। तो एक फॉर्मूला बना दिया, ये 100 था, ये 75, तो आंसर आएगा 25। और रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड।
या रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी नहीं, रेजोनेंस एनर्जी। और बस यही बहुत है, ज्यादा ज्ञान लेने की जरूरत क्या है। रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। फिजिक्स की टर्म में बोले तो हम क्या कहेंगे, 100 से 75 हुआ, 25 यूनिट वर्क लॉ एनर्जी का लॉस हुआ, वो वर्क में बदल गया। तो 25 यूनिट ने वर्क किया। अगर 15 यूनिट वर्क करता, 15 यूनिट वर्क करता तो वर्क कम होता। और वर्क किस बात का हो रहा है, यहां से यहां बदलने में जो बॉन्डिंग वगैरह हो रहा है ना, उसका वर्क। तो सीधा सा है, ज्यादा एनर्जी लॉस होगा तो ज्यादा बॉन्ड की वर्क होएगा, ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। बोलो कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। तो ये पॉइंट टू पॉइंट मैंने लिख दिया। अभी एक दो पॉइंट और बताने हैं। रेजोनेंस में क्या होता है, इन रेजोनेंस पोजीशन या नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ बॉन्ड्स एंड ग्रुप्स, सॉरी, नो चेंज इन पोजीशन ऑफ एटम्स। एटम्स की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता, जो जहां है ना वहीं रहेगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर मूव नहीं करेंगे। क्लियर? ओनली पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स विल मूव, मतलब इनकी पोजीशन चेंज होगी बस। मतलब रिपीट कर रहा हूं, बॉन्ड की पोजीशन बदलेगी। देखो यहां से बॉन्ड उधर आ गया, एटम नहीं गया। तब बॉन्ड कब जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होएगा। अगर कहीं चार्ज है तो चार्ज लगातार छैया छैया कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है। तो ये आप ध्यान रखना है ना। ओनली ये होगा रेजोनेंस का मतलब है। अगला पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि उनका तो कोई लॉस हो ही नहीं रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स, बॉन्ड्स, इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज सेम रहता है। उनमें कोई लॉस गेन कुछ नहीं होगा। चार्ज रोटेट होएगा, यहां का नेगेटिव वहां जाएगा, लेकिन ये नहीं कि चार्ज खत्म हो गया है, चार्ज बढ़ गया, वो गलत होता है। अगर कहीं ऐसा हो रहा है इसका मतलब वो मॉलिक्यूल स्टेबल ही नहीं होगा। क्लियर? कोई डाउट है तो बोल दो। नेक्स्ट, तो ये मेन रेजोनेंस से रिलेटेड पॉइंट्स आपको मैंने बताए हैं। कोई डाउट है कि प्रैक्टिस चालू कर दूं? जल्दी कमेंट दो। नेक्स्ट, अब कुछ एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं, एक दो थ्योरेटिकल पॉइंट जो बाकी हैं वो भी करेंगे। मींस आप अपने नोट्स में यहां 2-3 लाइनों का स्पेस और छोड़ लेना, जिसे एक की जगह थ्योरी बन जाएगी। ठीक है ना। मैंने क्यों नहीं कराया, मैं समझाता हूं, उसके बाद थ्योरी समझाऊंगा तो अच्छी तरह समझ में आएगा। नहीं तो आप कहोगे सर ये तो केमिस्ट्री रटना हो गया, जबकि अपना हैशटैग क्या है, केमिस्ट्री रटना नहीं है। रेजोनेंस पढ़ रहे थे, अब मैं आपको समझा रहा हूं रेजोनेंस इन फिनॉल। ये आपका फिनॉल है, तो फिनॉल में रेजोनेंस देख रहे हैं, क्या होगा। ठीक है, देखो कैसे करोगे इसको। गाना क्या रेजोनेंस का, तो गाना था आपको स्टार्टिंग में लॉन पेयर से पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड से लॉन पेयर। ये रेजोनेंस को सॉल्व करने का आपको ट्रिक और गाना मैंने दिया हुआ है। लॉन पेयर को पाई बॉन्ड में बदलो, पाई बॉन्ड को लॉन पेयर में बदलो। तो देखो यहां पर है लॉन पेयर है ये, तो लॉन पेयर कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड, आया ना। तो यहां से पाई बॉन्ड क्या होगा, लॉन पेयर में बदलेगा। लॉन पेयर टू पाई बॉन्ड टू लॉन पेयर। कोई डाउट है बोलो। तो ये
इलेक्ट्रॉन यहां से इस कार्बन को फोकट का मिला तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां कोई चेंज नहीं है। यहां देखो डबल बॉन्ड आ गया, ऑक्सीजन का एक लॉन पेयर अभी गायब हो चुका है, तो एक ही लॉन पेयर बचा। बोलो कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। चलू मैं आगे। अब क्या होगा, आगे गाना गाओ, लॉन पेयर टू पाई बॉन्ड टू लॉन पेयर। चलने दो गाना, डांस करते रहना अपने हिसाब से, जिस तरह का डांस आता है। नागिन डांस आता तो नागिन डांस करो, बारात का डांस आता तो बारात का करो, और कोई स्पेशल डांस आता तो वो करो। लेकिन राघव का कॉकरोच डांस मत करना, बड़ा बोरियत वाला लगता है, स्लो मोशन वाला, अपने फास्ट चलने वाले लोग हैं। क्लियर? आगे गाना क्या, लॉन पेयर टू पाई बॉन्ड टू लॉन पेयर। समझ में आ रहा है? ये रहा आपका, कोई डाउट? लॉन पेयर से पाई बॉन्ड से लॉन पेयर। अब एकदम थ्योरी इसके बाद क्लियर करूंगा दोबारा से। लॉन पेयर से पाई बॉन्ड से लॉन पेयर, ये एक ऑप्शन हो गया। क्या होगा? यहां पाई बॉन्ड आएगा, बोलो कोई प्रॉब्लम है? खत्म। अब बात आती है, देखो रेजोनेंस ऑल्टरनेट पोजीशंस पे होता है, वो देख लो। ये ऑक्सीजन है, इसका ऑल्टरनेट कौन है, तो ये रेगुलर पॉइंट है, इसका ऑल्टरनेट या तो इधर होगा या उधर होगा। रिपीट कर रहा हूं, रेजोनेंस का आपका पहला ट्रिक था, रेजोनेंस हमेशा ऑल्टरनेट पोजीशंस पर होता है। रेजोनेंस हमेशा ऑल्टरनेट पोजीशंस पर होता है। तो ये क्या है आपका, ये ऑक्सीजन, इसका रेगुलर ये रहा इधर, और यहां उधर ही ऑल्टरनेट है, तो यहां आएगा या वहां आएगा, कहीं भी कर दो। हम ऐसे मूव कर रहे हैं। इसके बाद इसका ऑल्टरनेट ये होगा और इसका ऑल्टरनेट ये होगा। तो देख लो, यहां के बाद यहां आएगा और यहां के बाद वहां आएगा। देखते ही समझ में आना चाहिए। इन पर क्यों नहीं आया, क्योंकि ये ऑल्टरनेट पोजीशंस नहीं। दूसरी बात जो यहां पर चल रही है वो क्या है आपके, यहां तक तो हम आ गए। इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है, या तो वापस छैया छैया इधर ही होते रहे, टाइम पास करते रहे। लेकिन हमने एक राउंड कर लिया, समझना ही तो था, प्रोसेस तो लगातार चलेगा, लेकिन हम लोगों को समझना है कागज पे। तो इसका मतलब वापस चल, लिमिट तो रखनी पड़ेगी। तो यहां के बाद वापस लौट के बुद्धू घर को आया, तो ये पूरा रोटेशन खत्म हुआ। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। अब हम रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा वो समझो। अंदर लगातार बॉन्ड रोटेट हो रहे हैं, तो अंदर फिक्स बॉन्ड पोजीशन हमने कहीं नहीं किया है। दूसरा पॉइंट, कभी यहां सिंगल है तो कभी डबल है, तो वो भी क्लियर हो गया। क्योंकि सिंगल डबल, ऑक्सीजन हाइड्रोजन फिक्स है, कभी यहां पर पॉजिटिव चार्ज है तो कभी यहां पर नेगेटिव है, लगातार चार्ज रोटेट हो रहा है, तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। जरा भी डाउट है तो रिपीट करवा लो। देखो, कभी पॉजिटिव है तो कभी नहीं है, देख लो, कभी डबल है तो कभी सिंगल है। समझ में आ गया? लॉन पेयर है, लॉन पेयर नहीं है, सॉरी, कभी यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, कभी यहां नेगेटिव है, देख रहे हो, लगातार रोटेट हो रहा है। तो ये हुआ इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। दोबारा थ्योरी बताता हूं बच्चों। रेजोनेंस में लगातार बॉन्ड की पोजीशन बदलती रहती है, क्योंकि कई बार रेजोनेंस के थियोरेटिकल कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ जाता है, जो बोल रहा हूं ना उसी तरह। स्टेबिलिटी के लिए ऐसा होता है, पाई बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होता है तो स्टेबिलिटी चाहिए उसको। चार्ज है तो चार्ज वाला पॉइंट भी सबको पता है रिएक्टिव है, तो उसको भी स्टेबिलिटी चाहिए, हाँ या ना? दूसरी बात हम लोग बात करेंगे इसके बाद, वो है आपके, देखो बॉन्ड और चार्ज बदल रहा है लिखा हुआ है, लेकिन एटम वहां के वही है, एटम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं? 3। टोटल लॉन पेयर कितने हैं? 2, है कि नहीं? पाई बॉन्ड कितने? 3। लॉन पेयर कितने? 2। पाई बॉन्ड कितने दिख रहे हैं? 3। लॉन पेयर कितने दिख रहे हैं? 2।
कहीं कोई चेंज नहीं होगा। आप कहोगे सर यहां तो चार्ज था ही नहीं, यहां तो चार्ज आ गया, लेकिन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो टोटल चार्ज 0 हो गया। यहां 0 है तो यहां भी प्लस माइनस 0 हो गया सब जगह। तो ये जो लिखे हुए हैं सारे पॉइंट बहुत प्रैक्टिकली समझ में आए कि नहीं आए? रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे ज्यादा स्टेबल है और इसको ट्रिपल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं? ट्रिपल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को डबल साइड एरो लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है, टू वे ऐसे। इनकी एनर्जी ज्यादा होगी, उसकी एनर्जी कम होगी इसकी। तो ये रेजोनेंस का मेन थियोरेटिकल पॉइंट मैंने रिवाइज भी करवा दिया और आपका बोल भी दिया। कुछ पॉइंट लिखे हैं, कुछ नहीं लिखे हैं, तो वो आप कल लगाओ। अगला है फिनॉल का रेजोनेंस था ये। तो अब फिनॉल के बाद एक और समझा रहा हूं, वो है आपका मान लो नाइट्रोबेंजीन का। नाइट्रोबेंजीन का रेजोनेंस देखो, ये नाइट्रोबेंजीन का मैंने स्ट्रक्चर बनाया। अब इसका रेजोनेंस करते हैं हम लोग। तो आपका बेसिक से आपको पता है, इसमें गाना नंबर 1 था लॉन पेयर से पाई बॉन्ड वाला, इसमें गाना नंबर 1 नहीं लगने वाला है। इसमें क्या लगेगा? गाना नंबर 2, जो अपने ट्रिक का है वो गाना। मींस ये डोनेटिंग ग्रुप है और यहां पर विड्रॉइंग ग्रुप है, ऐसा टेक्निकल वर्ड है। क्लियर है कि नहीं? चलो, तो अब हम बात करेंगे इसमें तो क्या होगी। पहला पॉइंट, यहां पर देने वाला जैसे ये दे रहा है ना, यहां देगा नहीं, यहां लेगा। तो लेगा इट मींस यहां से पाई बॉन्ड कन्वर्ट इनटू लॉन पेयर। अपना ट्रिक लगाओ, क्या लिखा हुआ है? पाई बॉन्ड कन्वर्ट इनटू लॉन पेयर और पाई बॉन्ड कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड। क्या हो गया? पहला स्टेप ही मींस देखने वाला है, बाकी तो सब टाइम पास है, फिर मोह माया है। ये रहा। इधर कोई छेड़ा नहीं है हमने कुछ भी। यहां पर नेगेटिव आ गया क्योंकि यहां 4 इलेक्ट्रॉन कबड्डी खेल रहे हैं। एक पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो और आ गए, तो 6 हो गए। ऑक्सीजन के खुद के कितने? 6 तो बाहर ही है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर है। टोटल हो गए 7। टोटल हो गए ऑक्सीजन के 7 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ या ना? कोई डाउट है तो बोल दो। और यहां पर से इलेक्ट्रॉन गया तो यहां हो गया पॉजिटिव चार्ज। यहां से इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है ना ऐसे, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। चलूं, कोई डाउट है तो बोलो। पहला स्टेप ही समझने का, बाकी सब टाइम पास है। इसके बाद क्या होगा? पाई बॉन्ड कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड। गाना आपको गा लो, गाना गवा रखा है। ऊपर कोई चेंज पहले स्टेप में ही चेंज होता है ऊपर की तरफ, फिर लास्ट स्टेप में ऊपर चेंज होता है, बीच में रिंग में चेंज करते हैं बाकी के बीच वाले स्टेप्स। यहां तक मैंने इलेक्ट्रॉन भी नहीं बनाया, टाइम पास क्यों करूं? देखो यहां तक आया समझ में? डाउट हो तो बोल देना। वही है, बॉन्ड रोटेट हो रहा है, चार्ज आ रहा है। इसके बाद क्या होगा? चाहे इधर या देखो या उधर, लेकिन हम तो एक ही साइड से चल रहे हैं। अभी तो दोनों बराबर है, तो कहीं से भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि इधर से ही होगा, इधर से भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। तो क्या होगा आगे? तो यहां पर लॉन पेयर से पाई बॉन्ड बनेगा और पाई बॉन्ड से पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है ना? तो क्या होगा? ये रहा, ये पाई बॉन्ड आया कि नहीं आया समझ में? इलेक्ट्रॉन बना लोगे खुद के बनाऊं?
अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या हो गया वो भी देख लो। सॉरी, यहां तो कोई गलत कर गया मैं, मिस्टेक रह गया। यहां तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है, उधर ही चेंज हो रहा था। नाइट्रोजन पे हमेशा प्लस है। ऑलरेडी देखो 4 इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव पहले से ही था 5 की जगह, तो कहीं कोई चेंज नहीं हो रहा। आप इलेक्ट्रॉन लगा के देख लो, यहां कभी पॉजिटिव है तो कभी यहां पर पॉजिटिव है तो कभी यहां पॉजिटिव है। अंदर लगातार रिंग रोटेट हो रही है। यहां कभी न्यूट्रल है तो कभी यहां नेगेटिव है। इट मींस ऐसा होगा। बोलो, आया नाइट्रोबेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड आया समझ में कि नहीं? बताओ भाई, कोई डाउट हो तो बोलो। रेजोनेंस के 2 बेसिक एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, बाकी के एग्जांपल्स की आप सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप मेरे को बताइएगा। रेजोनेंस का ABCD क्लियर किया है मैंने, कोई डाउट हो तो आप बताइएगा। अगले आपका जो पेड वर्जन है PGC वाला, उसमें रेजोनेंस की स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन ही अगली क्लास में मैं मेन कराऊंगा, तो आप अपने डाउट्स भी ला सकते हो। नहीं तो अगला जो पेड वर्जन वाला एपिसोड है वो प्योरली रेजोनेंस के क्वेश्चंस के लिए डेडिकेटेड है। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, बट अभी 10 मिनट के बाद रीजॉइन कीजिएगा आप मेरे को YouTube पर ही। बहुत धांसू ट्रिक देने वाला हूं मेंस एडवांस लेवल के लिए, निट के लिए, खतरनाक वाली, मजा आएगा आपको। तो आपको अभी लिंक भेजता हूं 5-7 मिनट के बाद, विद इन 10 मिनट मिलते हैं।